अवतार द लेजेंड एपिसोड 273। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय, जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुद्र भयंकर हमला करता है, लेकिन राजा अजय राठौर तेजी से उसकी ओर आते हैं और अपनी तलवार से उसे रोककर उसे पीछे धकेलते हैं। ये देखकर महाराज वीरेंद्र डरते हुए मन ही मन कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, आखिर राजा अजय राठौर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी रुद्र के हर वार को राजा अजय राठौर बहुत मुश्किल से रोकने लगते हैं। ये देखकर राजा अजय राठौर मन ही मन सोचते हैं, राजा अजय राठौर, आज से पहले मैंने रुद्र को इतना गुस्सैल और ताकतवर नहीं देखा। अगर ऐसा चलता रहा तो रुद्र मुझे ही मार देगा। तभी राजा अजय राठौर लड़ाई के दौरान चिल्लाते हुए कहते हैं, राजा अजय राठौर, रंजीत, यहाँ से चले जाओ। रुद्र को मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। ये सुनकर रंजीत को मन ही मन अपमानित महसूस होता है, जिसके कारण वो गुस्से में कहता है, रंजीत, ये आप क्या कह रहे हैं काका सा? मैं और भाग जाऊं? आप बीच में मत आइए, रुद्र को मैं बिना हथियार के भी हरा सकता हूं। ये सुनकर रुद्र क्रोध में आकर पूरी ताकत से राजा अजय राठौर की तलवार पर हमला करता है, जिसके कारण उस वार को रोकने की कोशिश करते हुए राजा अजय राठौर पीछे गिर जाते हैं। रुद्र ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है, रुद्र, ठीक है रंजीत, जैसे राजा साहब ने तुझे कहा है भाग जा, वरना आज तेरा मौत तय है। ये सुनकर रंजीत गुस्से में रुद्र से कहता है, रुद्र, ठीक है, अगर तुझे सच में लगता है तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो मैं तिलकगढ़ का राजकुमार तुझे अभय युद्ध की चुनौती देता हूँ। ये सुनकर राजा अजय राठौर और महाराज वीरेंद्र डर जाते हैं। तभी राजा अजय राठौर रुद्र से कुछ कहते रुद्र गुस्से में कहता है, रुद्र, मैं तेरी ये चुनौती को स्वीकार करता हूँ, आजा। ये सुनकर रंजीत अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहता है, रंजीत, ठीक है तो सुन, परसों तू और मैं। रंजीत आगे कुछ कहता रुद्र गुस्से में उसे कहता है, रुद्र, परसों क्यों, अभी का फैसला अभी कर देते हैं, आजा। ये सुनकर रंजीत गुस्से में कहता है, रंजीत, लगता है तुझे अभय युद्ध के बारे में पता नहीं है, उसे सुबह के समय लड़ा जाता है, अभी रात है और मैं भी नशे में हूँ, तो इस समय ना ही लड़ने का वक्त है और ना ही बराबरी का समय है। मैं चाहता तो कल लड़ सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि तू आखिरी बार अपनों को देख ले, क्योंकि परसों मैं तुझे तेरे ही युद्ध स्थल में तेरे ही लोगों के सामने हराऊंगा। तो क्या अब भी तू तैयार है? बोल रुद्रा, क्या तू अब भी तैयार है? ये सुनकर रुद्र अपने गुस्से को थोड़ा शांत करता है और रंजीत से कहता है, रुद्र, मुझे स्वीकार है। कुछ देर बाद मध्य रात्रि समय, जगह नंदिनी का कमरा। वहां हम देखते हैं कि नंदिनी कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और राजवेद प्रकाश जी उसके बगल में बैठे थे, जो नंदिनी के गाल और ओंठ में लगे चोट पर कुछ लेप लगा रहे थे। वहां कल्याणी, रानी श्रीलेखा, भवानी और उनकी सहेलियां भी मौजूद थीं। तभी वहां रुद्र और महाराज वीरेंद्र पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर सभी दरवाजे से हट जाते हैं। रुद्र तभी वेद जी के पास जाकर उन्हें कहता है, रुद्र, अब रानी कैसी हैं? वेद जी कहते हैं, प्रकाश, वेद जी, उनके गाल पर चोट लगी है, इसलिए मैंने उनके गाल पर कुछ दवा लगा दी है, इससे जलन कम हो जाएगी और वह जल्दी से ठीक भी हो जाएंगी। पर तभी रुद्र डर जाता है और उन्हें पूछता है, रुद्र, पर क्या वेद जी, पेट में जो बच्चा है वो सुरक्षित तो है ना? प्रकाश कहते हैं, प्रकाश, अच्छा हुआ रानी के पेट में कोई चोट नहीं लगी, जिसके कारण बच्चा सुरक्षित है, पर गाल में बार बार वार करने से उनके बाएं गर्दन में सूजन रहेगी, जिसके लिए मैं एक तेल तैयार कर दूंगा। इनको दिन में एक बार और रात में सोने के समय मालिश कर दीजिए, सूजन कम हो जाएगी। ये सुनकर रुद्र गुस्से में धीमी आवाज में कहता है, रुद्र, मन तो कर रहा है अभी जाकर उसका गला काट दूं। तभी अचानक नंदिनी चिल्लाती हुई उठ जाती है, नंदिनी, ध्रुवा। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक पड़ते हैं। इसके बाद नंदिनी अपने चारों तरफ किसी को ढूंढने लगती है। इसके बाद नंदिनी कल्याणी की ओर देखकर कहती है, नंदिनी माँ, ध्रुवा जिंदा है, मैंने आज उन्हें देखा।
ये कहकर वो अपने बिस्तर पर से उठकर बाहर ध्रुवा को ढूंढने लगती है। नंदिनी, ध्रुवा ध्रुवा तुम कहाँ हो, देखो मैं जानती हूँ तुम लौट आए हो, देखो छुपो मत, सामने आओ। तभी रुद्र नंदिनी के आगे आकर उसे दुख भरे भाव से कहता है। रुद्र नंदिनी। नंदिनी रुद्र को दुख भरे भाव से देखकर उसे पूछती है। नंदिनी, राजकुमार, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि ध्रुवा लौट आए हैं। ये कहकर नंदिनी वहां से किसी और कमरे की ओर जाती, तभी रुद्र कहता है। रुद्र, वो हम थे रानी नंदिनी। ये सुनकर नंदिनी अपने कदम रोककर हैरान भरी नजरों से रुद्र की ओर पलटकर उसे कहती है। नंदिनी, मतलब? रुद्र भावुक भाव से नंदिनी की ओर देखकर कहता है। रुद्र, वो हम थे जिसने आपको रंजीत से बचाया था। ये सुनकर नंदिनी बात को समझ जाती है और दुखी होकर बिना कुछ कहे धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे की ओर लौटने लगती है। तभी वो ठीक दरवाजे के पास खड़ी होकर रुद्र की ओर मुड़कर कहती है। नंदिनी, हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद राजकुमार। ये कहकर नंदिनी अपने कमरे के भीतर चली जाती है। नंदिनी की कही बात को सुनकर रुद्र अपने आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। वो अपने कमरे में पहुंचता है कि तभी वो देखता है कि वहां पहले से ही राजा अजय राठौर मौजूद थे, जिन्हें देखकर रुद्र गुस्से में उन्हें कहता है। रुद्र, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो हमारे कमरे से निकल जाए। ये सुनकर राजा अजय राठौर शांत भरे भाव से रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, चले जाएंगे पर पहले हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अवतार द लेजेंड एपिसोड ऑफ 274 तलवार। कहानी अब आगे। हिंद महासागर, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह एक घुप अंधेरी रात थी और बारिश जहाज के डेक पर लगातार बरस रही थी। जहाज अशांत महासागर की भयानक लहरों के बीच हिल रहा था और डगमगा रहा था। पतवार पर पानी की हर टक्कर इसकी लकड़ी के माध्यम से गूंज रही थी। अंदर एक मंद रोशनी वाले निचले कमरे में नूर और तक्ष एक दूसरे के सामने बैठे थे, शतरंज खेल रहे थे। टिमटिमाती लालटेन दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी, जो उनके केंद्रित चेहरों को रोशन कर रही थी। बाहर तूफान की आवाज अंदर की शांत एकाग्रता के बिल्कुल विपरीत थी, जहां शतरंज के मोहरों की खनक और फुसफुसाती रणनीतियां अराजकता के बीच शांति प्रदान करती थीं। तभी वहां नूर अपने चेहरे पर एक काले कपड़ा पहने अपने मोहरे को आगे बढ़ाता है, उसे अपनी बढ़त पर पूरा भरोसा है। नूर मुस्कुराते हुए, शहमात नजदीक है शहजादे। तभी तक्ष कहता है। तक्षराज, बोर्ड का अध्ययन करते हुए, इतनी जल्दी मत करो नूर। तक्ष की आंखें चमक उठती हैं जब उसे एक अवसर दिखाई देता है। वह अपना घोड़ा आगे बढ़ाता है, ऐसा लगता है कि वह एक मूल्यवान मोहरा बलिदान कर रहा है। तभी नूर कहता है। नूर हंसते हुए, तुम हार मान रहे हो, वह घोड़ा तुम्हारी आखिरी उम्मीद था। तक्ष कहता है। तक्षराज, शांत भाव से, बिल्कुल नहीं। नूर घोड़ा ले लेता है, लेकिन तक्ष की चाल ने एक छिपा हुआ रास्ता खोल दिया है। तक्ष मौका भुनाता है, अपनी रानी को स्थिति में लाता है। ये देखकर नूर कहता है। नूर, भ्रमित, रुको, तुमने कैसे? तक्षराज मुस्कुराते हुए, तुमने मेरी रानी को कमाका। नूर को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तक्ष की रानी नूर के राजा पर हमला करती है और उसे शह देती है। नूर अपने राजा को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तक्ष के मोहरे हर तरह से उसे भागने से रोकते हैं। नूर स्तब्ध, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। तक्षराज विजयी भाव से, शहमात। ये देखकर नूर वहां से चला जाता है और जहाज के ऊपरी हिस्से की ओर जाकर देखता है कि बारिश कम हो गई है। जबकि तक्ष अपनी शानदार वापसी की जीत का जश्न मनाता है। नूर जहाज के कोने पर खड़ा था, तूफानी समुद्र में उठती और टकराती विशाल लहरों को देख रहा था। घने बादलों के बीच से आती चांदनी ने उफनते पानी को उजागर किया। जहाज के हिंसक रूप से हिलने के बावजूद नूर स्थिर रहा, उसके चेहरे पर लिपटे काले कपड़े के पीछे उसके होठों पर एक शांत मुस्कान खेल रही थी।
लहरों की भयानक गर्जना प्रकृति के प्रकोप की कर्कशता उसे अप्रत्याशित शांति का एहसास करा रही थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की, अपने चेहरे पर खारे पानी की फुहारों को महसूस करते हुए समुद्र की कच्ची शक्ति और सुंदरता का आनंद लिया। तभी वहां तक्ष आकर नूर के ठीक पास खड़ा होकर उसे कहता है। तक्षराज मुस्कुराते हुए, तो हार कैसी रही नूर? नूर हल्की मुस्कान के साथ, मैं बस जीतने ही वाला था, पर मैं भूल गया था मेरे उस्ताद की वो बात जिसे वो हर दिन कहते थे। तक्षराज, और वो बात क्या है? नूर, कभी भी अपनी जीत का जश्न मत मनाओ जब तक दुश्मन पूरी तरह से हार न जाए। ये सुनकर तक्ष मन ही मन गंभीर भाव से सोचने के बाद नूर से पूछता है। तक्षराज, उसके बाद क्या हुआ? नूर हैरान भरी नजरों से, किसके बाद? तक्षराज मुस्कान रखे, मतलब उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने क्या तुम्हें सिखाया? नूर कुछ याद करते हुए, नहीं, मेरे उस्ताद ने मुझे उसी वक्त नहीं बल्कि 14 साल पहले। जगह हुआ पर्वत, चाइना, सुबह का समय। उस्ताद लियान एक खूबसूरत पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी के पास खड़े होकर लड़कों के एक समूह को कटाना तलवार चलाने की कला सिखा रहे थे। सुबह का सूरज हरे भरे मैदान पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था और हवा ठंडी और साफ थी। केंद्रित भावों के साथ लड़कों ने उस्ताद लियान की सटीक हरकतों की नकल की, उनकी तलवारें हवा में खूबसूरती से कट रही थीं। पास की एक धारा की शांत ध्वनि तलवार की लयबद्ध फुसफुसाहट को पूरक बना रही थी। उस्ताद लियान की शांत आधिकारिक आवाज ने उनका मार्गदर्शन किया, जबकि चील ऊपर उड़ रहे थे, इस सुरम्य शांत वातावरण में अनुशासित प्रशिक्षण को देख रहे थे। तभी पास के झोपड़ी के भीतर नूर, 13 साल की उम्र, दीवार के छेद में से बाहर हो रही अभ्यास को देख रहा था। कुछ देर बाद सभी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद नूर दौड़ते हुए कुछ कोयले को भट्टी में जलाने लगता है। झोपड़ी के अंदर आते ही उस्ताद लियान रसोई किए हुए शोरमा को लाकर खाने लगते हैं। तभी नूर चुपचाप अपना काम कर ही रहा था कि तभी उस्ताद लियान उससे कहते हैं। लियान, तो कैसी तबीयत है तुम्हारी? नूर भट्टी में कोयला भर्ती करते हुए कहता है। नूर, उतना अच्छा नहीं। तभी नूर को उदास देखकर उस्ताद लियान उससे पूछते हैं। उस्ताद लियान, क्या हुआ नूर, तुम उदास क्यों हो? नूर उदास हुए चेहरे से, मैं क्यों उदास होऊंगा, मैं तो खुश हूं। उस्ताद लियान मुस्कान रखे, झूठ मत बोलो नूर, शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम 3 साल से यहाँ रह रहे हो। नूर उदास हुए चेहरे से, और मैं कर क्या रहा हूँ? ये सुनकर उस्ताद लियान नूर की ओर देखकर उसे कहते हैं। उस्ताद लियान, मेरे साथ तलवार बना रहे हो और क्या कर रहे हो? ये सुनकर नूर नाराजगी जताते हुए कहता है। नूर, मुझे एक तलवारबाज बनना है उस्ताद, मैं तलवार बना बना कर थक चुका हूँ, पिछले 3 साल से 6 टुकड़ी तलवारबाज बनकर जा चुके हैं और मैं बस उनके लिए तलवार बना रहा हूँ। ये सुनकर उस्ताद लियान कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेकर नूर से कहते हैं। उस्ताद लियान, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद, जगह पास ही का एक जंगल। उस्ताद लियान अपने हाथ में चमकती कटाना तलवार के साथ नूर को घने जंगल के बीच में ले जाते हैं। ऊंचे पेड़ों ने सुबह की देर की रोशनी में लंबी छाया डाली, उनके पत्ते हवा में फुसफुसा रहे थे। नूर ने करीब से पीछा किया, उसकी आंखें अपरिचित परिवेश के चारों ओर घूम रही थीं। जंगल चहचहाते पक्षियों और सरसराहट की आवाजों से जीवंत था। लियान अभ्यास किए गए अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम शांत और सोच समझ कर थे। तभी वो एक बड़े से पेड़ के नीचे नूर के साथ बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो नूर के आगे अपनी तलवार को रख कर कहते हैं। उस्ताद लियान, पता है नूर, ये जो तलवार तुम देख रहे हो ना, ये मेरे उस्ताद ने मुझे दिया था। वो कहते थे कि जब मैं भी एक उस्ताद बन जाऊं तब ये तलवार मेरे सबसे ताकतवर लड़ाकू को दे दूं। ये सुनकर नूर अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे उस्ताद लियान से कहता है। नूर, अब तक आपको कोई मिला नहीं? उस्ताद लियान मुस्कुराते हुए, आए हजार, पर वैसा नहीं जैसा मुझे चाहिए।
ये कहकर वो नूर के पास उस तलवार को रखकर उसे पूछते हैं, उस्ताद लियान, तुम तलवार बना बना कर थक चुके हो ना नूर? तो बताओ तलवार कैसे बनता है? ये सुनकर नूर कहता है, नूर लोहे को भट्टी में डालकर। नूर आगे कुछ कहता उस्ताद लियान उसे बीच में ही टोककर उसे कहते हैं, उस्ताद लियान ऐसे नहीं नूर, तुम मुझे पूरा तरीका बताओ कि एक तलवार कैसे बनता है। ये सुनकर नूर एक गहरी सांस लेकर कहता है, नूर, पहले हमें तलवार के लिए कुछ चीजों की जरूरत है और वो है तमहाग्ने, लोहा, मिट्टी, कोयला या लकड़ी का कोयला, पानी, हथौड़ा, निहाई, शमन, तेल, छेनी, तलवार की पकड़ के लिए लकड़ी या बांस। ये सुनकर उस्ताद लियान मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस्ताद लियान बिल्कुल सही, इसके बाद बताओ कि तलवार कैसे बनता है। नूर कहता है, नूर, पहले लोहे को भट्टी में गर्म करा जाता है और बेकार के धातु को हटाने और परतें बनाने के लिए उसे कई बार मोड़ा जाता है। उसके बाद लोहे को घुमावदार कटाना आकार में आकार देने के लिए हथौड़ा और निहाई की मदद ली जाती है। उसके बाद लोहे पर मिट्टी लगाकर उसे गर्म करा जाता है। तलवार को सख्त करने के लिए उसे तेल में भिगाया जाता है। उसके बाद शक्तपन कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए तलवार को और गर्म किया जाता है। तलवार को पीसने और साफ करने के लिए छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में तलवार की पकड़ के लिए लकड़ी या बांस से बने पकड़ तसुका को जोड़ा जाता है। उस्ताद लियान मुस्कुराते हुए, और तब जाकर बनता है एक असली और ताकतवर तलवार। देखा कितने वक्त और कितने सारे चीजों को मिलाने के बाद एक तलवार बनता है। ये कहकर उस्ताद लियान नूर के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहते हैं, उस्ताद लियान, उसी तरीके से एक मामूली इंसान एक लड़ाकू बनता है। एक तलवार और एक लड़ाकू में कोई फर्क नहीं होता। वक्त जितना बढ़ता जाएगा वो भी उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। ये कहकर उस्ताद लियान एक गहरी सांस लेकर नूर से कहते हैं, उस्ताद लियान, इसीलिए मैं तुम्हें तलवार बनाने के लिए कह रहा हूँ जिससे तुम तलवार को समझ पाओ और आगे जाकर एक ऐसा लड़ाकू बनो जिसे मैं अपना तलवार दे पाऊँ। ये सुनकर नूर पूरे जोश में उस्ताद लियान की ओर देखने लगता है। उस्ताद लियान चेहरे पर मुस्कान रखे, तो क्या तुम वो लड़ाकू बनोगे जो मैं चाहता हूँ? नूर चेहरे पर मुस्कान रखे, हाँ उस्ताद। ये कहकर वो उस्ताद लियान को खुशी से लगा लेता है, जिसके बाद खुशी से उस्ताद लियान के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।